हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसमें प्रथम चरण की बात की थी। क्या क्या कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज उसके आगे की बात करेंगे। सेकेंड चरण की, द्वितीय चरण की, 1905 के बाद 1919 तक। तो सबसे पहले बात करेंगे 1905 में, जब बनारस अधिवेशन होता है गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ठीक है, तो वहीं से मतभेद शुरू हो जाता है। जो कांग्रेस के सदस्य हैं उसमें कुछ नरमपंथी हैं, नरमपंथी, और कुछ गर्मपंथ के हैं। यानी कि जो गर्मपंथ वाले हैं उन्हें राष्ट्रवादी कहा जाता है। ठीक है, अति राष्ट्रवादी। ओके, और जो नरमपंथी हैं वो क्या हैं? उदारवादी हैं। तो 1905 के बाद कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन जब प्रस्ताव पारित होता है, तो उसके बाद मतभेद शुरू हो जाता है नरमपंथी और गर्मपंथी में। पहला जो मतभेद होता है नरमपंथी और गर्मपंथियों में, वो होता है प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर, भारत आगमन पर। ठीक है, नरमपंथी जो हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या है, स्वागत करना चाहते हैं भारत आगमन पर। और जबकि जो गर्मपंथी हैं, राष्ट्रवादी जिन्हें कहते हैं, वो क्या है, इसका विरोध करते हैं। तो पहला डिस्प्यूट तो यहीं से शुरू हो जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर। ओके, सेकेंड जो इसमें नरमपंथी और गर्मपंथियों में जो मतभेद है वो क्या है कि जो स्वदेशी आंदोलन की चलता है 1907 से लेकर 1908 तक के मध्य में, गर्मपंथी क्या चाहते हैं कि इसका प्रसार पूरे भारत में कर दिया जाए। गर्मपंथी की मांग थी, लेकिन नरमपंथी इस प्रस्ताव से नहीं मानते। उनका मानना था क्या कि जो स्वदेशी आंदोलन है सिर्फ कांग्रेस के भीतर तक ही रखा जाए और क्षेत्रों में ना इसका विस्तार किया जाए। तीसरा जो दूसरा मतभेद था स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर था पूरे भारत में। इसीलिए क्या है, 1907 आते आते काफी डिस्प्यूट होता है दोनों गुटों के बीच। और 1907 का जब अधिवेशन होने वाला होता है तो दोनों पक्ष चाहते हैं, दोनों गुट चाहते हैं कि जो अध्यक्ष बने कांग्रेस का इस अधिवेशन में 1907 वाले में, वह उनके दल का हो। यानी नरमपंथी अपने दल का चाहते हैं और गर्मपंथी अपने दल का। तो नरमपंथी किसे बनाना चाहते हैं? रास बिहारी घोष को, जो कि क्या अंत में रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और गर्मपंथी किसे बनाना चाह रहे थे? कौन गर्मपंथी नेता उस वक्त के? लाल बाल पाल, अरविंद घोष, ये 4-5 लोग मेन लीडर्स। तो लाला लाजपत राय को क्या है, गर्मपंथी अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। लेकिन अध्यक्ष कौन बनता है? नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष। तिलक द्वारा क्या है, कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। जैसे कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में क्या था, तिलक भी गर्मपंथी थे। ठीक है, कि स्वदेशी का जो प्रस्ताव पास किया गया था, ठीक है, शिक्षा का प्रसार की जो बात की गई थी, बहिष्कार के जो प्रस्ताव पास किए गए थे, इसको पुनः लागू किया जाए, मतलब इस पर फिर से विचार किया जाए। ठीक है, लेकिन नरमपंथी इस प्रस्ताव को क्या है, वो स्वीकार कर देते हैं। ठीक है, बाद में तिलक द्वारा अपना नाम वापस लेने के कारण क्या है, रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन के क्या है, अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो 1907 का जो अधिवेशन हुआ सूरत में हुआ, और यहीं पर क्या है, कांग्रेस का विभाजन होगा। 1907 रास बिहारी घोष अध्यक्ष कौन बनते हैं? नरमपंथी रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और यहीं पर क्या है, कांग्रेस का विभाजन होता है। जो तिलक क्या है, मंच पर अपना भाषण देने जाते हैं, तो दोनों गुटों के बीच क्या है, मारपीट शुरू हो जाती है, कुर्सी फेंकना, ठीक है, शुरू हो जाता है। इस तरह यहां पर कांग्रेस विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन 1907 में। भगदड़ मचने के बाद या मारपीट होने के बाद दोनों गुटों के बीच क्या है, यह अधिवेशन क्या रह जाता है, अधूरा।
ठीक है, अधूरा अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन 1907 का। ओके, सूरत अधिवेशन में सबसे पहले जो नरम नेता थे, नरमपंथी नेता का नेतृत्व कौन कर रहा था विभाजन से पहले? FSM फिरोज शाह मेहता, और गर्मपंथियों का अरविंद घोष कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो विभाजन होता है उसका नरमपंथियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और गर्मपंथियों का लाला लाजपत राय द्वारा। हालांकि विभाजन बाद मोतीलाल घोष, मोतीलाल नेहरू भी हैं और मोतीलाल घोष भी हैं, यह क्या है? कांग्रेस की एकता बचाने का प्रयास करते हैं, दोनों गुटों के बीच समझौता कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या है? असफल रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह कांग्रेस का विभाजन होता है। यह अधूरा अधिवेशन था। इस अधिवेशन को पूरा करने के लिए 1908 में, दिसंबर 1907 में होता है, ठीक है, अगले ही साल मद्रास में अधिवेशन होता है। कहाँ? 1908 में मद्रास में, इस अधूरे अधिवेशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर एक बार अध्यक्ष कौन बना? रास बिहारी घोष। तो मद्रास अधिवेशन के भी अध्यक्ष कौन है? नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष। ओके, विभाजन के बाद राष्ट्रवादियों ने किस पार्टी का कहा अपने आप को? नेशनलिस्ट पार्टी, यानी राष्ट्रवादी पार्टी, और उदारवादी अपने को कांग्रेस ही कहते थे, भारतीय अखिल भारतीय कांग्रेस। ठीक है, याद रखेंगे कि जो अधूरा अधिवेशन कहाँ होता है? दोबारा मद्रास में 1908 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। ठीक है, अभी तक क्या है? 1908 तक मद्रास अधिवेशन तक गर्मपंथियों को निकाला नहीं गया है। अभी तो मतभेद हुए हैं, ठीक है, विभाजन हुआ है, लेकिन एक सम्मेलन बुलाया जाता है नरमपंथियों द्वारा 1908 में ही। कहाँ पर? इलाहाबाद। याद रखेंगे, यहीं पर क्या है? 1908 में एक सम्मेलन बुलाया जाता है इलाहाबाद में। यहीं पर कांग्रेस के जो द्वार है, यानी कि प्रवेश, गर्मपंथियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। किसके लिए? गर्मपंथी। यह डिसीजन लिया जाता है इस सम्मेलन में। ठीक है, तो कांग्रेस का द्वार हमेशा के लिए गर्मपंथियों के लिए कब बंद किया गया? किस सम्मेलन में? 1908 में, इलाहाबाद सम्मेलन में। ठीक है, ओके। इसके बाद तत्कालीन वायसराय कौन था 1908 में? लॉर्ड मिंटो द्वारा एक स्टेटमेंट लाया जाता है, क्या? कि कांग्रेस का पतन क्या है? हमारी जीत है। ओके, तो कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। ये तो बात हो गई कांग्रेस से रिलेटेड अधिवेशन की, उसके विभाजन की बात हुई, क्यों हुआ हमने बात की। मुस्लिम लीग हमने देख लिया था, वैसे एक बार देख लेते हैं द्वितीय चरण में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहां पर? ढाका। और इसका जो संस्थापक अध्यक्ष था ढाका का नवाब सलीम उल्लाह। ठीक है, इसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष बनता है वो कौन बनते हैं? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ठीक है, लेकिन संस्थापक अध्यक्ष सलीम उल्लाह। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ये बातें हमने की थी कि ब्रिटिशर्स के प्रति मुसलमानों में वफादारी पैदा की जाए, जो उनके मूल अधिकार हैं मुसलमानों के, उसकी रक्षा की जाए, और जो हिंदू मुस्लिम के बीच शत्रुता बढ़ रही है उसको क्या है? समाप्त किया जाए। ठीक है, इस उद्देश्य से क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है करजन के प्रेरणा से। ठीक है, मुस्लिम लीग का ये अगला अधिवेशन होता है कहां? अमृतसर में। किस वर्ष? 1908 में। याद रखेंगे, 1908 में अमृतसर के अधिवेशन में क्या है? मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है, और इसी में पहली बार क्या है? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की जाती है किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा, अमृतसर अधिवेशन 1908 में। और इसी को ध्यान में रखकर एक एक्ट अधिनियम आता है। यह अधिनियम जब लाया जाता है तो इसको ध्यान में रखा जाता है मुस्लिमों के लिए। कौन सा एक्ट था?
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसमें इस पृथक निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो, मार्ले कौन है? भारत के सचिव, जो 1858 के एक्ट के थ्रू क्या है, भारत सचिव पद सृजित किया गया था। तो उसमें क्या, भारत सचिव मार्ले और बाद वाला वायसराय, भारत के वायसराय। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया था? 1909 में, 1909 में। ठीक है, इस अधिनियम में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग स्वीकार कर ली जाती है ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाने का? कि हिंदू मुस्लिम को क्या किया जाए, आपस में लड़ाया जाए। ओके, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए क्या है, स्पेशली मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था 1909 में। हालांकि बाद के जो मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार के इस कदम का क्या है, विरोध किया था। याद रखेंगे, विरोध किया था, अगर स्टेटमेंट वाइज आता है, स्वागत किया था, विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में जो स्वीकार किया गया था, उसे जिन्ना क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जिन्ना अभी तक क्या है, 1919-20 तक कांग्रेस के साथ ही रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये हो गई बात मुस्लिम लीग का अधिवेशन से रिलेटेड। लीग और कांग्रेस का एक संयुक्त अधिवेशन होता है, कहां पर, किस वर्ष? 2 अधिवेशन होते हैं संयुक्त अधिवेशन। 1916 नहीं, 1916 में नहीं होता ये। लीग और कांग्रेस का एक संयुक्त अधिवेशन होता है 1915 में बंबई में। ठीक है, 1915 में। फिर 1916 में भी होगा लखनऊ समझौता, मुस्लिम कांग्रेस और लीग पैक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक अलग अलग जाते हैं पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को लेकर। 1913 में मुस्लिम लीग द्वारा क्या अधि स्वराज की मांग भी की जाती है, जिसका बाद में 1913 में ही कांग्रेस अधिवेशन में अधि स्वराज, जो मुस्लिम लीग की जो अधि स्वराज की मांग थी, उसका समर्थन किया जाता है। ठीक है, 1913 के। तो लीग और कांग्रेस का जो संयुक्त अधिवेशन होता है 1915 में होता है। ठीक है, इस पर बात की जाती है क्या, दोनों की अपनी एकता पर बल देने की बात की जाती है, सेम चीजें। ठीक है, और दोनों का मिला जुला एक संयुक्त कमेटी का गठन किया जाता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा वही है जो क्या 1919 में बिहार के गवर्नर बनते हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर एसपी सिन्हा। तो याद रखेंगे, कांग्रेस व लीग का जो संयुक्त अधिवेशन 1915 मुंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एसपी सिन्हा द्वारा। ठीक है, अगले ही वर्ष लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इसमें कई चीजें की जाएंगी। ठीक है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अंबिकाचरण। एसी मजूमदार कहिए या अंबिका चरण मजूमदार। ओके, अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। तो लखनऊ समझौता किनके बीच होता है? दो, सिर्फ कांग्रेस लीग पैक्ट नहीं। कौन कौन? नरमपंथी और गरमपंथी का भी क्या है, एकीकरण किया जाता है। तो 2 चीजें हैं इसमें। नरमपंथी प्लस गरमपंथी का। ठीक है, यहां पर एकीकरण होगा।
यानी कि फिर से मिलेंगे ये दोनों गुट एक साथ कांग्रेस में आएंगे, एकीकरण होगा। और ये जो एकीकरण होता है किनके सहयोग से होता है? बीजी तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से होता है। ठीक है, बीजी तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से ये एकीकरण होता है नरमपंथी और गर्मपंथियों का। ओके, दूसरा जो काम होता है लखनऊ समझौता में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य क्या है? पैक्ट होता है, समझौता होता है। क्या समझौता होता है दोनों के बीच? जाहिर सी बात है, जो दोनों की मांगे हैं अलग अलग, वो दोनों द्वारा क्या है? एक दूसरे के स्वीकार किए जाते हैं। जैसे इस वक्त लीग में कौन थे? जिन्ना, बड़ा नाम। तो जिन्ना द्वारा क्या है? कांग्रेस की जो मांग थी स्वराज की मांग, उसको स्वीकार किया जाता है कि स्वराज की जो मांग है कांग्रेस की, उस पर उसको लीग द्वारा मान लिया जाता है। ठीक है, और जो मुस्लिम लीग की मांग थी क्या? पृथक निर्वाचक मंडल। इसी को बहुत लोग क्या करते हैं? कांग्रेस की भूल। यही सांप्रदायिकता का क्या क्या कारण बना, भारत के विभाजन का कारण बना, पृथक निर्वाचन मंडल। तो पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग थी कांग्रेस द्वारा क्या है? स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है, इसमें दो पैक्ट होते हैं कांग्रेस इस पैक्ट में, मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग स्वीकार और कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का स्वीकार करना। ठीक है, और इसी मुस्लिम लीग पैक्ट का विरोध किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिपल एम द्वारा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय क्या है? इस पैक्ट का विरोध करते हैं और इसी के विरोध में क्या है? अगले वर्ष 1917 में हमने बात की थी पॉलिटिकल पार्टीज की, हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं 1917 में। ओके, ये सारे फैक्ट्स हैं लखनऊ समझौता रिलेटेड। 19 स्मरण पत्र क्या है? कांग्रेस का द्वारा लाया गया था समझौते के बाद, कांग्रेस द्वारा 19 स्मरण पत्र। 19 स्मरण पत्र कुछ नहीं, संवैधानिक सुधारों की योजना थी कांग्रेस की। ठीक है, संवैधानिक सुधारों की योजना थी क्या? 19 स्मरण पत्र 1916 अधिनियम कह रहे हैं, लखनऊ समझौते से रिलेटेड है 19 स्मरण पत्र। ठीक है, तो क्या थी? संवैधानिक उपचारों की योजना। और इसी अधिवेशन के दौरान तिलक द्वारा एक फेमस स्टेटमेंट दिया गया था, सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या है? हाँ, तो जो ये स्टेटमेंट है किस समझौते के दौरान है? लखनऊ समझौता के दौरान है, लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसी के बाद क्या है? स्वराज पाने के लिए, यानी कि होम रूल पाने के लिए, स्वराज मतलब गृह शासन कह लें या स्वराज कह लें, होम रूल कहें। इसी के बाद क्या है? तिलक और एनी बेसेंट द्वारा क्या है? होम रूल आंदोलन चलाया जाता है, होम रूल आंदोलन। लेकिन याद रखेंगे कि होम रूल जो आंदोलन है इसके पहले है। ठीक है, क्योंकि ये अप्रैल में है और सितंबर में, ये दिसंबर में एक्ट होता है। तो याद रखेंगे होम रूल जो आंदोलन है उसके बाद नहीं, अधिवेशन के पहले ही शुरू किया जाता है। और इस अधिवेशन में वो नारा दिया जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो होम रूल क्या होता है? होम रूल का कॉन्सेप्ट कहां से आया? आयरलैंड से। आयरलैंड में कौन चला रहा था? ये 1916 है होम रूल। ये कॉन्सेप्ट आया आयरलैंड से, आयरलैंड। वहां पे नेता थे रेडमंड। ठीक है, उनके द्वारा यह आंदोलन क्या है? वहां पर चलाया जा रहा था आयरलैंड में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, एनी बेसेंट और तिलक द्वारा क्या है? यह कॉन्सेप्ट वहां से लाया जाता है कि स्वराज, यानी कि स्वराज मीन्स अपना राज। ठीक है, ब्रिटिशर्स के अधीन ही थे, लेकिन जो शासन प्रशासन में था वो क्या था? उसमें भागीदारी की बात की जा रही है। तो होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया जाता है। याद रखेंगे, सबसे पहले
बीजी तिलक द्वारा शुरू किया जाता है होम रूल आंदोलन। ठीक है, इनकी लीग थी, लीग की स्पेलिंग सही है, होम रूल लीग। होम रूल लीग किसकी स्थापना किसने की थी? बीजी तिलक ने। और एनी बेसेंट ने जो किया था होम ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग। और बीजी तिलक द्वारा कब स्थापना की जाती है? 23 अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर में। तो इस तरह क्या है, जो होम रूल आंदोलन है लखनऊ सम्मेलन से पहले है। ठीक है, यह दिसंबर में है, हर वर्ष दिसंबर माह में होता है। बस क्या है, ये मद्रास वाला 8 में पहले होता है, जनवरी या फरवरी में थी। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे पहले, बाद में देखेंगे। तो क्या हो गया, 23 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट ऑल इंडिया होम रूल लीग, सितंबर 1916 में किसके द्वारा? श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है बीजी तिलक द्वारा अपने संगठन का, यानी होम रूल लीग का, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है किसको? जोसेफ बैप्टिस्टा को। ठीक है, और इसके सचिव किसको बनाते हैं? एक भारतीय, एनसी केलकर, यहाँ अंग्रेज हैं। ठीक है, तो शासन प्रशासन के साथ बना भी चलना है। तो जोसेफ बैप्टिस्टा को क्या है, अध्यक्ष बनाया जाता है, और एनसी केलकर इसके सचिव हैं। यहां पर अध्यक्ष स्वयं कौन है? एनी बेसेंट, और सचिव बनाती है जॉर्ज अरुंडेल को। जॉर्ज अरुंडेल का नाम पहले भी लेक्चर में आ चुका है। जॉर्ज अरुंडेल कमेटी आई थी एक, अरुंडेल समिति 1906 में। 1906 में क्या था, लॉर्ड मिंटो द्वारा 1906 में अरुंडेल कमेटी की गठन किया जाता है, और इसी कमेटी के सुझाव पर 1911 में जब दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी आती हैं भारत आगमन पर, तो जॉर्ज पंचम द्वारा क्या है, बंगाल विभाजन जो 1905 में किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि जॉर्ज अरुंडेल कमेटी की समिति का गठन बंगाल विभाजन से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इसने सुझाव दिया था, इसलिए क्या है, वो रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, इसका काम था प्रशासनिक क्षेत्र में के विषयों पर क्या है, सुझाव देने के लिए किया गया था, इसलिए यह बंगाल विभाजन में भी सुझाव देता है। और इसी सुझाव पर, इसके अरुंडेल कमेटी के सुझाव पर क्या है, बंगाल विभाजन रद्द 1911 में। और क्या किया जाता है काम में 1911 में दिल्ली दरबार में, जो कलकत्ता राजधानी थी उसे दिल्ली कर दिया जाता है 12 अप्रैल 1912 से। कलकत्ता राजधानी, नई दिल्ली राजधानी हो जाती है। सॉरी, नई दिल्ली बनी नहीं थी, दिल्ली। और दिल्ली राजधानी के रूप में उद्घाटन कब होता है? इरविन के समय 13 फरवरी 1931। ओके, तो सचिव कौन है? जॉर्ज अरुंडेल हैं, एनी बेसेंट के। क्षेत्र की बात करें तो किन किन क्षेत्रों में बीजी तिलक काम कर रहे हैं और किन क्षेत्रों पे एनी बेसेंट है? बेलगांव कर्नाटक में आज का, अब तो कर्नाटक में है, पहले बेलगांव। बेलगांव कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत और पूरा महाराष्ट्र किसके क्षेत्र में आता था? तिलक के होम रूल लीग के आंदोलन में। ठीक है, ये सारे बेलगांव कर्नाटक, बरार, मध्य प्रांत, पूरा महाराष्ट्र। याद रखेंगे इसमें बंबई का क्षेत्र नहीं है। जो बंबई शहर है, पहले तो बंबई पूरा राज्य था, गुजरात और पूरा महाराष्ट्र, लेकिन जो बंबई का पर्टिकुलर एरिया है वो क्षेत्र में तिलक नहीं थे, हालांकि रहते उधर ही थे। ठीक है, बंबई नहीं है ऑप्शन में, बंबई हो, बंबई नहीं है। एनी बेसेंट का जो क्षेत्र था साउथ इंडिया तो तिलक भी थे, कर्नाटक रहा, अड़यार, मद्रास। ठीक है, और वे क्षेत्र जो तिलक के प्रभाव में, होम रूल के प्रभाव में नहीं थे, छोड़कर बाकी सभी हिस्सों पर कौन काम कर रहा था? ऑल इंडिया होम रूल लीग, एनी बेसेंट की। ओके, एनी बेसेंट से रिलेटेड और फैक्ट याद कर लें। कांग्रेस की क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष है। क्या है? 32nd जब अधिवेशन होता है, कहाँ होता है अधिवेशन 32nd? और कानपुर। नहीं,
कलकत्ता ना। कानपुर में 1925 में होता है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनती हैं। लेकिन अगर बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, 1917 का अधिवेशन, ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, कानपुर। ओके, हालांकि क्षेत्र दोनों का अलग अलग है, लेकिन सर्वाधिक कार्यालय दोनों के कहां थे? मद्रास में। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तिलक के 2 समाचार पत्र थे, बात की थी हमने जब समाचार पत्रों की, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठा में, इसके थ्रू प्रचार करते थे तिलक। और एनी बेसेंट के कौन से 2 समाचार पत्र थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के थ्रू क्या है? होम रूल लीग का, यानी होम रूल आंदोलन का प्रचार एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई किससे? होम रूल से रिलेटेड। और क्या बात कर रहे हैं हम? इसी होम रूल लीग आंदोलन के बाद प्रभाव से क्या है, 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लाया जाता है। किस लिए? भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। फिर वही बात, मॉन्टेग्यू कौन है? भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है? वायसराय है। हालांकि 1917 में आता है, लेकिन लागू कब होता है? लागू 1919 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। किस अधिनियम की बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले चरण में। ओके, तो ये सारी बातें हो गई आज के हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण में, कांग्रेस से रिलेटेड। बाकी और भी जो क्रांतिकारी इसमें आंदोलन है महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, उसको अलग से देखेंगे। कल बात करेंगे हम 1919 से लेके तीसरे चरण की, चेम्सफोर्ड अधिनियम, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मालवीय समिति, सत्याग्रह सभा स्थापना महात्मा गांधी द्वारा, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, हालांकि इस चरण में, दूसरे चरण में क्या है? चंपारण सत्याग्रह भी होता है महात्मा गांधी द्वारा, इसकी बात हमने कर ली। किसान आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन की बात की थी हमने किसान आंदोलन में, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन, ये सब बातें हमने कर ली है। अभी मेरे लिए क्या है? कांग्रेस का। तो ये हो गए आज के लेक्चर में द्वितीय चरण से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल अगले चरण की बात करेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।